हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, एक निम्न में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। हमें बताना है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताना है कौन सी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सब, यानी कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहां से शुरू होता है, 1 से। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। तो हमें क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी ही बताना है प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता है 1। तो ये वही पूछ रहा है, निम्न में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है होगी। तो ये हमारा 1 हो जाएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी नंबर आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या लेना है और उसको गुना करके बताना है ये क्या आएगा। यह हमेशा परिमेय होता है, बी में हमेशा अपरिमेय होता है, सी में एक होता है और डी में परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में व्यक्त हो उसको परिमेय संख्या कहेंगे, और अपरिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं हो। तो परिमेय संख्या हमेशा वर्गमूल से बाहर होता है। तो ये हमारा यानी कि परिमेय 2 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। 2 को कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं। तो 2 को ले लिए एक परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या जो रूट में हो और उसका वर्गमूल नहीं निकले तो ये √2 ले लिए। √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब कह रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, और इन दोनों के बीच में हम गुना का चिन्ह दे दिए। तो अब इसको गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, 2√2। तो आप लोगों को पता होगा कि 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो इस क्वेश्चन का बी नंबर आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, √10 गुना √15 बराबर है। ए नंबर में है 5√6, बी नंबर में है 6√5, सी नंबर में है √30 और डी नंबर में है √25। तो इन्हें सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, √10 और यहाँ पर दिया हुआ है √15। तो ये आ जाएगा √15। अब क्या करेंगे, यानी कि पहले दोनों को एक रूट में ले लेंगे, मतलब दोनों को लिख सकते हैं 10 गुना 15। अब क्या करेंगे, अब इनका गुना कर देते हैं टोटल को। तो ये आ जाएगा 15 गुना 10 करते हैं तो ये आ जाएगा 150। अब क्या करेंगे, 150 का एलसीएम निकालेंगे। तो 150 का यदि एलसीएम निकालते हैं 150 का, तो ये 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 75। फिर ये कटाएंगे 3 से कटाएंगे तो ये आ जाएगा 25। फिर ये 5 से कटाएंगे तो ये आ जाएगा 5। तो ये लिख सकते हैं हम 5 गुना 5 गुना 3 गुना 2, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 2, ये हमारा गुणनखंड आ गया। अब क्या करेंगे, इन्हें हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर गुना 3 गुना 2। अब स्क्वायर वाला बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 5 और अंडर रूट इन दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, 5√6। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में मिलता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में मिलता है 5√6। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, दो संख्या ए और 18 का लसौ 36 है तथा मौसौ 2 है, तो ए का मान निकालना है। तो हमें क्या निकालना है कि ए का मान निकालना है। दो संख्या है, दो संख्या, ये हुआ पहली संख्या, ये हुआ दूसरी संख्या। तो हम लोगों को सूत्र पता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसौ गुना मौसौ, लसौ गुना मौसौ। अब यहाँ पर एक संख्या दिया हुआ है 1 और दूसरी संख्या दिया हुआ है 18। तो ए गुना 18 हो जाएगा। लसौ दिया हुआ है 36 और मौसौ दिया हुआ है 2। तो ये हो जाएगा 2, 36 गुना 2। अब इसको कटाते हैं, 18 को पढ़ेंगे थोड़ा तो ये 2 बार में मिल जाएगा 36। अब 2 गुना 2 ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमारा ए का मान निकल गया 4। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। 5वां प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है। हमें बताना है क्या निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और स्वयं के अलावा
किसी और संख्या से नहीं कटता है तो उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 29 देखते हैं कि 1 और 29 से कटता है। उसके बाद 25 देखते हैं तो 1 और 25 से कटने के अलावा भी और किसी से कट रहा है, 5 से कट रहा है, ये संख्या भी और किसी से कट रहा है और ये भी कट रहा है। तो 29 इसमें एक ऐसा संख्या है जो 29 और 1 के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अभाज्य संख्या 29। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद छठा प्रश्न दिया हुआ है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में इनको व्यक्त करते हैं। तो ये दिया हुआ है 5005। तो सबसे पहले इसका एलसीएम यानी लघुत्तम निकालते हैं। तो 5 से कटाते हैं तो ये आ जाएगा 1001। फिर हम इसको भाग देते हैं 7 से, तो ये आएगा 7 का 7, 7 चौक 28 और 7 21। फिर 11 से भाग देते हैं तो 13 आ गया। हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो देखते हैं इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड बनता है। तो 5 गुना 11, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो देखते हैं कि इसमें 4 गो अभाज्य गुणनखंड है, 4 अभाज्य गुणनखंड है। तो ये इस प्रश्न का 4 आंसर हो जाएगा। इसमें 4 अभाज्य गुणनखंड है तो ये हमारा 4 हो जाएगा। 1 2 3 4, तो ये हमारा 4 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न, द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक बताना है। हमें क्या ज्ञात करना है, इनका शून्यक निकालना है। तो ये बहुपद दिया हुआ है x² प्लस 3x प्लस 2 को हमें खंडन करना है, मतलब गुणनखंड के रूप में, यानी कि 2 को ऐसा संख्या के रूप में लिखेंगे जो कि जोड़ने के बाद, गुना करने के बाद 2 आ जाए और जोड़ने के बाद जो है, जोड़ने के बाद 3 आ जाए। तो लिखते हैं 2x और x, यानी कि पहले सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा। अगर 2 में हम क्या करेंगे, 2 में यदि हम लिखते हैं 2 और 1 को, 2 और 1 को गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 2, और उसके बाद 2 और 1 को जोड़ते हैं तो 3 आ जाएगा। तो यदि x का मान देखें तो ये खाली माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि -2 और -1 आ जाएगा। यानी कि 2 और 2 को गुणनखंड के रूप में तोड़े तो 2 गुना 1 करेंगे 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 में 1 को जोड़ेंगे ये आ जाएगा 3। अब हमें माइनस का साइन खाली लगा देना, यही हमारा जो भी आएगा वही शून्यक निकल जाएगा। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में मिलता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है -1 और -2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -1 और -2। ए नंबर सही है। अगला 9वां प्रश्न दिया हुआ है, रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, रेखिक होता है रेखिक, रेखिक बहुपद, रेखिक में शून्यकों की संख्या 1 होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है। तो इस क्वेश्चन का एक आंसर हो गया। यदि आपसे पूछता द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। यदि आपसे पूछता त्रिघात, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या आप लोगों को पता होना चाहिए कि 3 होती है। तो यहाँ हमें क्या प्रश्न में पूछ रहा है, रेखिक, तो रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है। तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है 10वां, यदि fx बराबर दिया हुआ है x³ - 5x² प्लस 2x प्लस 2, तो f1 का मान निकालना है। यानी कि जहां जहां पे x है वहां हमें 1 का वैल्यू रखना है। तो f1 लिखते हैं। तो f1 बराबर यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब -5 गुना, यहाँ पे x है तो ये आ जाएगा x का मान 1 का स्क्वायर, प्लस 2 गुना, यहाँ पर x यहाँ है तो ये 1 आ जाएगा और प्लस में 2। अब क्या करेंगे, इनको सरल करेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 गुना 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 5, प्लस में 2 को 1 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और प्लस में आ जाएगा 2। अब इन्हें सरल करते हैं तो ये आता है 2 और 2 4, 4 में से 1 को जोड़ेंगे 5 आ गया, 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो भी 0 ऑप्शन में हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 0 देखते हैं कि ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का ए यानी कि आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है 11वां नंबर, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। हमें क्या करना है, द्विघात, द्विघात का मतलब होता है 2, जिस पर पावर 2 हो वही हमारा द्विघात। तो इसमें अधिकतम कितना संख्यक होगा, द्विघात बहुपद में अधिकतम संख्यक 2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का 2 आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है द्विघात समीकरण
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात। हमें क्या पूछ रहा है? घात। घात का मतलब होता है घात हो जाएगा ये पावर। अधिकतम कितना पावर है? तो ये अधिकतम देखते हैं कि पावर 2 है, तो इसमें 2 आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में आता है 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? इसका मूल निकालेंगे। हमें मूल निकालना है, तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका सबसे पहले गुणनखंड तोड़ेंगे। जैसे दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर में 0। अब क्या करेंगे? 12 को 2 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 24 हो जाएगा। उसके बाद जो है 5 को यानी कि 24 को ऐसा तोड़ेंगे जो कि गुना करने के बाद हमारा आ जाए, यानी कि 24 को इस रूप में तोड़ेंगे जैसे कि जोड़ करके या घटा करके 5 आए और गुना करके आ जाए हमारा 24। तो 8 और 3 का खंडन करते हैं। 8 में से 3 को घटाएंगे 5 आ जाएगा, 8 में से 3 को गुना करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 8x, उसके बाद माइनस 3x और माइनस 12 बराबर 0 है। अब क्या करेंगे? इनमें से कॉमन देखेंगे आता है, तो ये 2x कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 4। उसके बाद जो है यहाँ पर कॉमन लेंगे माइनस 3, तो ये x प्लस 4 हो जाएगा बराबर में 0। अब क्या करेंगे? ये दोनों के बदले में 1 लिखेंगे, तो ये x प्लस 4 हो जाएगा, और बाहर में क्या हुआ है? दिया है 2x माइनस 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे? हमें यानी कि इन दोनों का अलग अलग शून्यक निकालना है, तो ये आ जाएगा x प्लस 4 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस है तो बराबर के उस साइड जाएगा, तो ये माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। तो देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है दोनों में से। तो दोनों में से देखते हैं कि 3/2 नहीं मिलता है, तो माइनस यानी कि 4 मिल रहा है, तो ये हमारा -4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का मूल आंसर हो गया -4। अगला प्रश्न दिया हुआ है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक निकालना है। मतलब विवेचक क्या होगा? विवेचक मतलब हमें क्या पूछ रहा है? डी का मान पूछ रहा है। तो डी का मान निकालने के लिए a बराबर हो जाएगा ये x स्क्वायर का गुणांक 2, फिर b बराबर हो जाएगा ये -4 और c बराबर हो जाएगा 3। अब हमें क्या करना है? डी का मान निकालना है, विवेचक यानी कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या करेंगे? बी का देखेंगे मान कितना है, तो -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान देखते हैं 2 और सी का मान देखते हैं 3, तो ये हो जाएगा 2 गुना 3। अब इनको सरल करते हैं, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और -4 दूनी 8, 8 को 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 24। 16 में से 24 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा -8। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है -8, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है -8। अगला प्रश्न दिया हुआ है यदि द्विघात समीकरण bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान है, यानी कि मूल समान है, मूल यानी कि हमें d का मान यानी कि कहता है मूल समान है, मूल समान है तो क्या ज्ञात करना है? तो हमें यानी कि यदि मूल समान हो, जिस समीकरण में मूल समान हो तो वहां पर d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0, यानी कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये कब लगता है? ये समान मूल के लिए लगता है, समान मूल। तो ये देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो इस प्रश्न का ए आंसर हो गया। प्रश्न दिया हुआ है यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? हमें क्या बताना है? अल्फा प्लस बीटा का मान। यहाँ से देखें तो a बराबर हो जाएगा a, उसके बाद b बराबर हो जाएगा यहाँ पर b और c बराबर हो जाएगा -c। हमें क्या ज्ञात करना है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या होता है? -b/a। तो यही हमारा यानी कि -b/a, तो b का मान है b, तो ये -b/a हो जाएगा। तो देखते हैं कि -b/a जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये -b/a, तो ए नंबर ऑप्शन में मिल रहा है, तो ए नंबर हो जाएगा -b/a आंसर। 17वां प्रश्न दिया हुआ एपी 4, 10, 16, 28 4, 10, 16, 22, 28 का सार अंतर क्या होगा? हमें क्या बताना है? डी का मान बताना है। तो डी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ये हो जाएगा a1, a2, a3, a4 और a5।
5। हमें क्या ज्ञात करना है, डी का मान बताना है। तो डी बराबर सूत्र हो जाएगा A2 माइनस A1, और A2 का मान दिया हुआ है 10 माइनस A1, A1 का मान दिया हुआ है 4, तो 10 में से 4 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6। तो डी का मान यानी कि सर्वांतर यानी कि डी का मान पूछ रहा है, तो डी का मान हो जाएगा 6, तो ये 6 आंसर हो गया। अगला प्रश्न दिया हुआ है 18वां नंबर, यदि p प्लस 1 2p प्लस 1 4p माइनस 1 AP में है तो हमें क्या ज्ञात करना है, p का मान ज्ञात करना है। तो p का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा A1 का मान, ये हो जाएगा A2 A3 और ये हमारा A3 तक है। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो d बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, ये d बराबर फॉर्मूला होता है। फिर अगला निकालेंगे d, यानी कि 2d का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2। तो इस तरह से हम यहाँ पर इन दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे। तो A2 का मान दिया हुआ है 2p प्लस 1 माइनस A1 का मान दिया हुआ है p प्लस 1, ये हो गया। उसके बाद A3 का मान दिया हुआ है 4p माइनस 1 और माइनस A2 का मान दिया हुआ है 2p प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2p प्लस 1। अब क्या करना है, हमें इनको सरल करना है। तो ये हो जाएगा 2p प्लस 1, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस p और ये माइनस 1 हो जाएगा। इनको यदि सरल करते हैं तो ये हो जाएगा 4p माइनस 1 और ये माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 2p और माइनस 1 है। अब क्या करेंगे, यानी कि अब इनको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2p में से p को घटाएंगे तो ये p हो जाएगा और प्लस माइनस 1 कट जाएगा। ये साइड दायां पक्ष में क्या दिया है, 4p में से 2p को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2p और माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2। अब क्या करेंगे, ये p प्लस में 2p है, बराबर की साइड करेंगे, माइनस 2p बराबर में हो जाएगा माइनस 2। p में से 2p को घटाएंगे तो ये माइनस p बराबर हो जाएगा माइनस 2। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, p का मान क्या निकल जाएगा, p का मान निकल जाएगा 2। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ये आ गया 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है 19वां कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है, यानी कि एपी है। तो आप लोगों को पता है कि एपी होने के लिए सब में से जो भी डी का मान आएगा बराबर आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यदि इसका 4 में से 2 को घटाएंगे 2 आता है, फिर यहाँ 6 में से 4 को घटाते हैं 2 आता है, फिर यहाँ पर 8 में से 6 को घटाएंगे तो ये आता है 10। तो हमें क्या निकालना है, मतलब डी का मान समान होना चाहिए। तो यहाँ डी का मान समान नहीं है, ये एपी नहीं होगा। यहाँ पर देख रहे हैं तो ये देखते हैं कि अगर इनको घटाते हैं -4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10 आ जाएगा 6। उसके बाद माइनस यहाँ पर -4 प्लस 10 में आ जाएगा 6। उसके बाद जो है ये क्या दिया है, ये दिया है -2 और यहाँ माइनस है तो ये माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा 2 प्लस में 4 तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये 2। तो यहाँ पर भी डी का मान देखते हैं तो डी का मान बराबर नहीं हो रहा है, यहाँ पर 6 निकला, यहाँ पर 2 निकला, तो ये भी एपी नहीं होगा। अगला देखते हैं ऑप्शन, यहाँ पर घटाते हैं 4 में से 3 को घटाते हैं तो ये आ जाएगा, सॉरी 5 में से 3 को घटाते हैं तो ये आ जाएगा 2। फिर इनमें से क्या दिया हुआ है, यानी कि 4 में से 5 को घटाते हैं तो ये आ जाएगा 1। उसके बाद इनमें यानी कि ये 2 में से 4 को घटाते हैं तो -2, ये भी हमारा एपी नहीं है, यहाँ पर घटाएगा नहीं, ये हमारा एपी में, ये भी एपी नहीं होगा। तो इनमें पूरा निम्नलिखित में कौन सा एपी है, तो इनमें से जो भी हम ऑप्शन को लिया है इनमें से कोनो भी एपी नहीं है। अगला दिया हुआ है प्रश्न कि यदि एपी का प्रथम पद ए तथा सारवांतर डी हो तो एनवां पद में कौन सा होगा, यानी कि अंतिम पद के लिए हमें क्या सूत्र देना पड़ेगा एनवां पद। तो आप लोगों को पता है कि अंतिम पद बराबर एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा अंतिम पद के लिए है। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। 30वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद बराबर है, मतलब समांतर श्रेणी में हमें 30वां पद निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हो जाएगा ए का मान लेंगे, इसको ए बराबर हो जाएगा 10। उसके बाद ए हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा यानी कि A2 बराबर हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा 7। यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो डी बराबर A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो A2 का मान दिया हुआ है, A2 का मान दिया हुआ है 7 माइनस A1 का मान दिया हुआ है 10 बराबर -3। हमें क्या करना है,
30वां पद ज्ञात करना है, तो ये a 30 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a बराबर 1 दिया हुआ है, सबका वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, a बराबर हो जाएगा 10 प्लस 30वां पद है, यानी कि ये n का मान हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 30 माइनस 1 इंटू डी। अभी डी का मान निकाले हैं -3, तो ये हो जाएगा -3। अब क्या करेंगे, 10 प्लस ये आ जाएगा, यानी कि 30 में से 1 घटाएंगे, आ जाएगा 29। 29 को 3 से गुना करेंगे, यानी कि 29 गुना 3 9 3 27 और 3 दूनी 2 8, ये आ जाएगा, यानी कि प्लस माइनस में -87। यानी क्या किए, 30 में से 1 माइनस किए, 29 आ जाएगा, 29 को -3 से गुना किए तो -87। अब 10 में से -87 करेंगे तो ये आ जाएगा -77। तो देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में -77 मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है -77। अगला 22वां प्रश्न दिया हुआ है, सभी वर्ग होते हैं, मतलब जितने भी वर्ग होते हैं, तो जितने भी वर्ग होते हैं वो समरूप होते हैं, तो सभी वर्ग क्या हो जाएगा, समरूप होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 23वां, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है, तो इसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। यदि आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल कितना दिया है, 64:121। हमें क्या ज्ञात करना है, भुजा ज्ञात करना है। तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका रूट कर देंगे, रूट 64 और ये आ जाएगा रूट 121। अब क्या करेंगे, यानी कि क्षेत्रफल दिया है, हमें भुजा पूछा है, तो भुजा निकालने के लिए दोनों का रूट कर देंगे, तो 64 का वर्गमूल निकल जाएगा 8 और 121 का वर्गमूल निकल जाएगा ये 11। तो ये 8:11 देखेंगे कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। यदि यहाँ पर भुजा दिया रहता, क्या क्या है, 3:4। यदि इसमें क्षेत्रफल पूछे, अगर क्षेत्रफल पूछता तो इसका स्क्वायर कर देते, यानी कि 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9:16 हो जाता। तो जैसा भी पूछे तो आप लोग पूरा यानी कि सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 24वां, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं सेम ऊपर से मिल रहा है, ये भुजाएं दिया हुआ है, हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अभी ऊपर में बताया कि भुजा दिया है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए डायरेक्ट इसका वर्ग कर देंगे, यानी कि स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 9:25 देखेंगे कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में कौन ए समकोण हो। एक त्रिभुज की रचना करना है और हमें क्या बताना है, ए समकोण है। तो ए को यहाँ पर देते हैं, ये क्या है, समकोण, यानी कि 90 डिग्री। आगे कहता है कि ये कहीं पर इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर बी और ये सी। आगे दिया हुआ है बीसी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए बी बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या पूछ रहा है, ए सी का मान पूछ रहा है, यानी कि ए सी यदि इस फिगर में देखें तो ये है लंब, तो लंब बराबर सूत्र क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बीसी का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो बीसी का मान दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद जो है ए बी का मान दिया हुआ है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा। उसके बाद 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा। इन दोनों को 169 में 144 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5। तो हमारा ए सी का वैल्यू पूछा था, तो ए सी का वैल्यू 5 निकल गया। तो ये यहाँ पर हम ऑप्शन लिखना भूल गए, तो ये हमारा 5 आंसर हो गया। 21वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। हमें यानी कि ये दिया हुआ है पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, तो हमें बताना है कि कौन सा कोण समकोण होगा। तो ये जो पी क्यू दिया हुआ है, ये पहले यानी कि कर्ण यानी कि इसको बनाएंगे। तो ये सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना किए, तो यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं P और ये इनको मान लेते हैं Q और ये बचता है इनको मान लेते हैं R, क्योंकि हमें PQ दिया हुआ है। तो PQ यानी कि PQ क्या है, कर्ण, तो यहाँ पर कर्ण को मान लेंगे P और Q। तो P और Q, PQ का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। तो ये कौन सा कोण समकोण होगा, समकोण जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा वो समकोण हो जाएगा। तो कोण R हो जाएगा समकोण। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो देखें समकोण यानी कि समकोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो कोण R हमारा हो जाएगा समकोण, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न 27वां दिया हुआ है, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो पता होना चाहिए आप लोगों को प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया, 3 को लगातार प्राकृतिक संख्या लेना है और उनका माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो प्राकृतिक संख्या लगातार क्या क्या हो सकता है, तो 1, 2 और 3 ये है प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पर कुल कितने संख्या है, तो 3 संख्या है, तो 3 से भाग देंगे। अब इन सबको जोड़ करके 3 से भाग देंगे, 3 और 2 5, 5 और 1 हो जाएगा 6, 6/3। अगर 6/3 को भाग करते हैं तो ये आ जाएगा 2। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है तो हमें x का मान निकालना है। हमें माध्य का मान दिया हुआ है, तो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, इसकी सभी संख्याओं का योग। तो सब संख्याओं को जोड़ देते हैं, 3 + 4 + 5 + 17। तो यहाँ लिखते हैं 3 + 4 + 5 + 17, ये सभी संख्या है बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितने कुल संख्या है, 1, 2, 3, 4 संख्या तथा यहाँ पर तथा x है, तो और इसमें x को जोड़ेंगे तो टोटल कितने संख्या हो गया, तो ये टोटल है 5 संख्या हो गया। और इनका माध्य दिया हुआ है, माध्य कितना है, 6 है, तो माध्य की जगह पर 6 लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर इनको सरल करते हैं, जोड़ते हैं, तो 4 और 3 और 4 7, 7 5 12, 12 और 27 को जोड़ते हैं, ये हमारा 12 और 27, 12 27 को जोड़ते हैं, ये आ जाता है 39। 39 + x बटे 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, तो 6 गुना 5 करेंगे, हो जाएगा 30। 30 बराबर में हो जाएगा 39 + x, 39 + x। उसके बाद यदि यानी कि 39 + x, तो यहाँ पर जो है हम जोड़ को थोड़ा सा गलत लिखे हैं, यानी कि ये हो जाएगा 17 दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 29 होता है, ये हमारा 29 हो जाएगा। यानी कि 4 3 7, 7 5 12, 12 और 17 हो जाएगा 29। और 29 इसको कोना कोनी गुना करेंगे, 30 बराबर 29, इनको 30 और प्लस में 29 है, माइनस आ जाएगा 29 बराबर में x। 30 में से 29 को घटाएंगे, 1 हो जाएगा, तो हमारा x का मान कितना निकलेगा, x का मान 1 निकल जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए, यानी कि प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए। तो प्रायिकता का मान जो होता है, प्रायिकता का मान ये होता है, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा तथा 1 से छोटा या बराबर होता है। तो 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा या फिर उसका 1 के बराबर हो सकता है। तो प्रायिकता का मान हमारा आ जाएगा 1, ये हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा प्रायिकता। अगला प्रश्न दिया, असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है। यदि हम असंभव का मतलब हुआ है यहाँ पर घटना नहीं घटा है, असंभव का मतलब हुआ यहाँ पर घटना नहीं घटा है। जैसे कोई कार खड़ा हुआ है, यदि हम उसको धकेल रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वहां पर कोई घटना नहीं घटा है, तो असंभव घटना हो गया। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। यदि यहाँ पर लिखा कि संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, यदि एक पासे को उछालते हैं, उछलने के बाद जो भी हमारा हेड या टेल आता है वो संभव घटना है, तो वहां पर प्रायिकता 1 होता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। आगे लिखा हुआ है 31वां प्रश्न, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करना है। एक पासा क्या होता है, जिस तरह से लूडो गोटी होता है, वो यानी कि 6 तरह से उसमें 6 डिजिट रहता है, यही हमारा पासा है। तो इसमें कुल कितनी संख्या होते हैं, तो कुल यानी कि लिखा हुआ नंबर रहता है 1 से लेकर के 6 तक, 1 से लेकर के 6 तक। यदि हम इनमें पूछेंगे कुल संख्या कितना हुआ, कुल संख्या एक पासे पर कुल संख्या होते हैं 6 डिजिट तक अंक लिखा हुआ है। आगे कहता है, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या ज्ञात करना है, मतलब अभाज्य संख्या की प्रायिकता निकालेंगे। तो लिखेंगे P क्या हो, अभाज्य हो। तो यहाँ पर देखेंगे कि अभाज्य संख्या किनको किनको कहेंगे, तो ये हमारा अभाज्य संख्या 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है अभाज्य संख्या जो है 1 हो जाएगा, अभाज्य संख्या 3 हो जाएगा और अभाज्य संख्या 5 हो जाएगा। तो इन सबको अगर देखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य आने की
संख्या बटे में हो जाएगा कुल संख्या। तो अभाज्य कितने संख्या हैं? तो अभाज्य इसमें 3 संख्या है और कुल 6 है। तो इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/2। तो ये हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में मूल बिंदु के नियामक ज्ञात करना है। हमें मूल बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। जैसे कि इस तरह से यदि इसका चित्र बनाएं तो यहाँ पर बिंदु रहता है 0 0 और 0 0 को कहते हैं मूल बिंदु। यहाँ हमें वही प्रश्न पूछ रहा है, मूल बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। मूल बिंदु, तो यहाँ पर जो बीच में कटता है बिंदु, ये हमारा होता है मूल बिंदु। और आप लोगों को पता होना चाहिए मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 और 0। तो ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा 0 0। अगला नंबर 33वां प्रश्न दिया है, बिंदुओं Px1, y1 और Sx2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। हमें मध्य बिंदु बराबर सूत्र निकालना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है P और S, ये नियामक दिया हुआ है x1 और y1, ये x2 और ये y2। यदि हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाएं, यानी कि मध्य बिंदु बराबर, तो ये होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये हमारा मध्य बिंदु का सूत्र हो गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है हमें मध्य बिंदु रेखाखंड को जोड़ने, रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु का नियामक यही हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो ए आंसर हो जाएगा। अगला 34वां प्रश्न दिया हुआ है, बिंदु है P3 0, Q 7 0 और R 8 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। आप लोगों को जान करके खुशी होगा कि यहाँ पर बिना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। जैसे यहाँ पर 3 को भुजाएं दिया हुआ है, यानी कि 3 शीर्ष दिया हुआ है। लिखेंगे 3 0, उसके बाद 7 0 और 8 4। हमें इन तीनों में से किसी एक को 0 करना पड़ेगा। तो हम एक को 0 करने के लिए इसमें से -3 और 0 को घटाएंगे। उसके बाद जो इसमें घटाएंगे वही इन सभी में घटाएंगे, यानी कि यहाँ भी -3 0 को घटाएंगे। उसके बाद जो है -3 और 0 को घटाएंगे। तो ये हमारा घटाने के बाद आता है, ये हमारा 0 0। उसके बाद यहाँ घटाने के बाद आता है 4 0। उसके बाद ये घटाने के बाद आता है 5 और ये 4। अब क्या करेंगे, यहाँ तो 0 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अंदर में अंदर से गुना और बाहर में बाहर से गुना करके डिफरेंस करके आधा कर देंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, माइनस 5 को 0 से गुना करेंगे तो ये 0 और बटे में 2, यानी कि अंदर में अंदर से गुना और बाहर में बाहर से गुना करके डिफरेंस करके आधा करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 20/2। अगर 20/2, सॉरी यहाँ पर गुना गलत लिखे, 4 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 4 को 4 से गुना करेंगे तो ये 16 और 16 में 0 घटाएंगे तो 16/2, ये हमारा आ जाएगा 8। तो इस प्रश्न में 8 वर्ग इकाई इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 8 वर्ग इकाई। आगे दिया हुआ है सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। यदि हम 9 को कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1। तो 9 गुना 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो इस प्रश्न का 9 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर है, मतलब tan स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर का थीटा वह, यानी कि हमें बताना है। तो हम लोगों को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन यहाँ पर tan स्क्वायर को पहले क्या है, तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा को पहले क्या है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर में ये -1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का -1 देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है -1। नंबर प्रश्न दिया हुआ है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालना है। tan थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3। यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज बनाने के बाद हम क्या करेंगे, tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है ABC, यहाँ पर थीटा मानेंगे। तो tan थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3। 4/3 दिया हुआ है tan थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो लंब का मान 4 हो जाएगा, आधार का मान
3 हो जाएगा। यहाँ से हम कर्ण का मान निकाला है, तो ये कर्ण का मान h बराबर हो जाएगा अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि p का मान 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, 4 चौक 16 और 16 3 तिया 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। यहाँ से हमें क्या निकला, कर्ण का मान पता हो गया 5 आया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लाल बटे का लंब हो जाएगा यहाँ से 4/5 प्लस कर्ण। कर्ण क्या है, तो सॉरी लंब बटे कर्ण, तो ये लंब हो गया 4 और कर्ण हो गया 5। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। अब यहाँ से 5 एलसीएम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 यानी कि 7/5। तो 7/5 देखेंगे कौन सा ऑप्शन में मिलता है, तो 7/5 ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। अगला 38वां प्रश्न दिया हुआ है, टेन थीटा टेन ए बराबर होगा। तो टेन ए बराबर इन चारों सूत्रों में देखेंगे कौन सा सूत्र होता है, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में 39वां प्रश्न दिया है, निम्न में किसका मान 0 होगा, मतलब इन चारों में से देखेंगे किसका मान 0 होता है। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, टेन साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री बराबर क्या होगा, हमें बताना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, तो इन दोनों में से किसी एक को घटा देंगे 90 डिग्री में, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। 90 में 72 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 18। आगे दिया हुआ है कॉस 72 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री बटे में कॉस 72 डिग्री, यहाँ से कैंसिल होकर के एक आ जाएगा। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन में ए मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में एक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर क्या होगा। तो हमें क्या बताना है, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, इन दोनों में से किसी एक को तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 में से यदि हम 75 को घटा देंगे तो आ जाएगा 15, तो यहाँ पर 75 को घटा दिए, तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और थीटा का मान दिया हुआ है 75, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 75 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा के मान पर कुछ भी रहे तो वो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा देखेंगे कौन सा ऑप्शन में 1 मैच करना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कॉस थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा का मान निकालना है, यानी कि हम यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकाला है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/a। यदि हम यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकाला है, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/b, यहाँ पर गुना में इधर आकर के भाग में आ जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू रख देंगे। तो साइन थीटा का मान आया है 1/a और कॉस थीटा का मान आया है 1/b। अब क्या करेंगे, ये जो है 1/a को लिखेंगे और ये b ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा b/1। अब गुना करेंगे तो b/a, तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है b/a, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है b/a। 43वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 5 प्लस 1/10 स्क्वायर 5 बराबर क्या होगा, इसका हमें मान निकालना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन स्क्वायर 5 प्लस 1/1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा या 5, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या देंगे, सेक स्क्वायर 5। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर 5 प्लस
1/sec² थीटा, 1/sec किसका उल्टा होता है, तो ये cos का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा cos² फाइ। और आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर sin² फाइ प्लस cos² फाइ बराबर दिया है, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। उसके बाद दिया हुआ है 44 नंबर प्रश्न, एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या निकालना है। तो अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 72 है। हमें क्या निकालना है, इसकी त्रिज्या। तो आप लोगों को पता होगा कि अर्धवृत्त का परिमाप होता है r इंटू पाई प्लस 2, ये बराबर हो जाएगा 72। यहाँ से पाई का मान रखेंगे 22/7 प्लस 2 बराबर में हो जाएगा 72। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तो ये 7 हो जाएगा और 22 प्लस में ये हो जाएगा 14 इंटू में r बराबर हो जाएगा 72। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा r गुना 36/7 बराबर में 72। अब इसको कटा देंगे, 36 को 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 72। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, तो r का मान निकल जाएगा, 7 को 2 से गुना करेंगे 14, तो हमें क्या त्रिज्या निकल गया है, 14 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उसके बाद 45वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है। यहाँ सबसे पहले हम एक वृत्त की रचना करते हैं, यहाँ पर वृत्त की रचना किए, और वृत्त में आप लोगों को पता होगा कि स्पर्श रेखा ये होता है, ये होता है स्पर्श रेखा, और यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ये स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और केंद्र से Q की दूरी, यहाँ पर वृत्त का केंद्र होता है, केंद्र से Q की दूरी, यहाँ पर Q दे देते हैं और इसका दूरी दिया हुआ है, केंद्र से Q की दूरी है 25 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और यहाँ O मान लेते हैं। तो क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी कि हमें OP का मान निकालना है। यदि हम त्रिभुज में देखें तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है लंब का मान, तो लंब बराबर क्या सूत्र होता है, OP बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण हो जाएगा OQ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार हो जाएगा PQ का स्क्वायर। तो यहाँ पर OQ का मान है 25 का स्क्वायर, उसके बाद PQ का मान है 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर करेंगे 576 हो जाएगा। अब इनको घटाने के बाद आता है 49, और 49 का वर्गमूल आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछ यानी कि निकालना था, वृत्त की त्रिज्या यानी कि OP, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है 46वां, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी, यानी कि यहाँ पर त्रिज्या का मान दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई पूछ रहा है, और यहाँ पर जो वृत्त के केंद्र पर यहाँ 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा का मान 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है थीटा बटे 360 गुना 2 पाई r। ये क्या है, ये चाप की लंबाई का सूत्र है। तो यहाँ पर थीटा का मान रखेंगे, तो थीटा बराबर दिया हुआ है 60/360 गुना 2 गुना पाई, पाई का मान रखेंगे तो ये पाई का मान 22/7, और r का मान दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, r का मान दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो ये 21 हो जाए। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो ये 6 से कटाएंगे, तो ये 0 0 6 से कट जाएगा, और उसके बाद जो है कटाएंगे 7 से, 3 7 21, उसके बाद जो है 3 को कटाएंगे, तो ये 3 दूनी 6 2, और ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा, तो ये 22 निकल यानी कि बच गया। तो हमें क्या निकालना था, चाप की लंबाई, और हमें चाप की लंबाई मालूम हो गया, क्या है, चाप की लंबाई निकला 22 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन सा ऑप्शन में 22 सेंटीमीटर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 47वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात है, 234 में से हमें 3 का कितना घात है वो बताना है। तो सबसे पहले हम 234 को खंडन करेंगे, 234
तो सबसे पहले 2 से कटाएंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये 17। उसके बाद 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 से 3 तिया 9 और 3 नवा 27। फिर 3 से कटाएंगे तो ये आ जाएगा 13। हमें यहाँ पर क्या बताना है, 3 का घात। तो 3 देखेंगे इसमें कितना बार आया है, तो 3 पर यानी कि 2 बार आया है, तो 3 पर पावर 2। घात का मतलब होता है पावर। तो यहाँ पर अधिकतम 3 जो है 2 बार आया है। तो इस ऑप्शन में 2 आंसर यानी कि जहाँ पर है वो हो जाएगा। तो बी सी नंबर ऑप्शन में 2 है। अगला प्रश्न दिया हुआ है 48। निम्न में कौन सा परिमेय संख्या, हमें क्या बताना है, इनमें कौन सा चारों ऑप्शन में परिमेय है वही बताना है। तो ए नंबर ऑप्शन देखते हैं कि √3 है। तो √3 को यदि हम यानी कि वर्गमूल निकालते हैं तो ये बाहर रूट से नहीं आता है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। इनमें देखते हैं बी नंबर ऑप्शन में √2 के कैंसिल करते हैं तो 2 आता है। 2 एक परिमेय संख्या है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो ये हमारा अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है क्योंकि इन सबका वर्गमूल ये रूट से बाहर नहीं आता है। 49 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, द्विघात बहुपद x² - 3 का शून्यांक निकालना है। यानी कि ये दिया हुआ x² - 3 शून्यांक निकालना है, इसके लिए हमें बराबर में 0 देना पड़ता है। तो यहाँ से x² का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस में 3 है तो वो उस साइड में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर है, यदि स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ पर रूट लग जाएगा, वो भी प्लस और माइनस में। तो यहाँ पर 2 गो x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि माइनस में √3 और प्लस में √3। तो x बराबर हो जाएगा अंडर में ये माइनस में √3 और प्लस में √3। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है -√3 और +√3। आगे नंबर 50 नंबर दिया हुआ है, बिंदु -3 और 4 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। मतलब हमें मूल बिंदु की दूरी निकालना है। मूल बिंदु की दूरी बराबर क्या सूत्र होता है, √x² + y²। √x² + y²। तो x का मान है -3, तो ये हो जाएगा, ये हमारा x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। तो ये -3 का स्क्वायर प्लस y हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 3 का -3 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16। 16 और 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा। और 25 का यानी कि वर्ग करेंगे, मतलब रूट से बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा 5। और हमें यही मूल बिंदु की दूरी पूछ रहा था, तो ये हमारा निकला 5। तो ऑप्शन नंबर डी में मिलता है। तो आप लोग बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगे। यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें जिन्हें इनकी जरूरत है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।